कंपनी अकाउंट्स बोर्ड्स में इन टोटल कितने मार्क्स का है, कोई आइडिया? ऐसे कैसे पता? बंद रहने देंगे बुक्स, बंद रहने देंगे रजिस्टर्स. डोंट ट्राई टू ओपन द फर्स्ट पेज ऑफ द रजिस्टर. 24 36 मार्क्स का पार्टनरशिप है, 24 मार्क्स का कंपनी अकाउंट्स. पहले जो था उससे सिनेरियो चेंज हो गया क्योंकि एनपीओ डिलीट हो गया. तो पहले नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी था, तो अभी सिनेरियो चेंज हो गया है. अब सिर्फ पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स है. तो पार्टनरशिप 36 मार्क्स का, कंपनी अकाउंट्स 24 मार्क्स का. पार्टनरशिप में कितने सारे चैप्टर, फंडामेंटल, गुडविल, पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट डिसोल्यूशन मिला के 36. कंपनी अकाउंट 2 चैप्टर्स, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, दैट्स इट. 24 मार्क्स, जिसमें से शेयर्स कम से कम 14 मार्क्स का होगा. तो डिबेंचर्स भी मैं कह रहा हूँ 16 का भी हो सकता है, ठीक है ना. 2:1 का रेशियो भी मान लें तो 8 मार्क्स का है डिबेंचर्स, 16 मार्क्स का है शेयर्स. बट डिबेंचर्स शेयर्स से कहीं ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, कहीं ज्यादा इजी चैप्टर है. जब शेयर शुरू हुआ था मैंने खुद ही वार्निंग भी दी थी ना कि बेटा 12th का सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत होगी. अब मैं खुद ही बता भी रहा हूँ कि डिबेंचर्स उसके कंपैरिजन में बहुत इजी चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है. तो इजी का मतलब ये नहीं कि आपको ध्यान से करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से बिल्कुल करने की जरूरत है, बट कम टाइम में आपको काफी मार्क्स जनरेट करके दे सकता है. मैक्सिमम 4 to 5 क्लासेस आराम आराम से करें तो 4 to 5 शेयर्स पता है 17 क्लासेस चला था, C17. उसमें भी मैं कह रहा हूँ कि अगर डाउट्स लेने पे आऊँ तो 1-2 क्लासेस और लग सकती हैं. अगर ढंग से पढ़ने बैठ जाओ ना तो और आपके डाउट्स अक्यूमुलेट हो सकते हैं. बट डिबेंचर्स 5 to 6 क्लासेस, तो लेस देन 1/3 द एफर्ट एंड मोर देन 1/3 द मार्क्स. तो एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट होगी. तो मैं कह रहा हूँ कुछ भी हो रहा हो दुनिया में, बीच में आपके दिवाली मेले आ जाएंगे, करवा चौथ आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, डिबेंचर्स का मोमेंटम मत ब्रेक होने देना. क्योंकि आप 8 मार्क्स मतलब 10% ऑफ योर पेपर अगले 10 दिन के अंदर अंदर आप सिक्योर कर सकते हो. आप सिक्योर कर सकते हो तो थोड़ा स्मार्ट प्ले करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस का ही तो पार्ट है. उतनी टेंशन कम हो जाएगी, 10% टेंशन गॉन, बाकी का बाद में एक एक करके अटैक करेंगे. तो अब जब डिबेंचर्स कर रहे हो, यस रिवीजन चलती रहेगी, टॉपिक्स रिवाइज होते रहेंगे. दिन में 1.5 घंटे भी डिबेंचर्स को दे दोगे ना मैक्सिमम मैक्सिमम, तो अगले 10 दिन में डिबेंचर्स जड़ से उखड़ जाएगा, ठीक है ना. तो इट इज नॉट अ बैड इन्वेस्टमेंट. तो थोड़ा सा प्रायोरिटाइज कर लेना, डिबेंचर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना. साथ में मैं खुद ही टेस्ट लूंगा पुराने वाले भी, वो तो एक अलग चीज है ना, वो भी तो करना है. बट मैं कह रहा हूँ दिन में 1.5 घंटा ही तो मांग रहा हूँ, ज्यादा नहीं मांग रहा. टॉपिक स्टार्ट करूंगा, बस आपको ये बता रहा था कि प्लीज, मतलब छोटी सी चीज है बट मार्क्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं अब. क्योंकि पहले क्या होता था, पहले कंपनी अकाउंट्स 20 मार्क्स का होता था, जिसमें से शेयर्स 12 to 14 मार्क्स का आता था. तो डिबेंचर्स में पहले इशू ऑफ डिबेंचर्स और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स होता था. अब रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आपके कोर्स में नहीं है, सिर्फ इशू ऑफ डिबेंचर्स कोर्स में है. तो डिबेंचर्स आधा हो गया, मार्क्स कम नहीं हुए. तो आप एक एडवांटेज पे हैं, तो उसका फायदा उठाएंगे ना भाई, क्या दिक्कत है. तो फायदा उठाएंगे. लास्ट ईयर प्रोरेटा का ज्यादा वेटेज नहीं था, इस बार ही प्रोरेटा का है, तो आपने वहां पे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मारा, तो यहाँ पे आप उसको कैपिटलाइज करेंगे. कोई मतलब डेफिनेटली देयर विल बी सिमिलैरिटीज बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स, बट फिर भी डिबेंचर्स एक अलग दुनिया है. यहाँ पे आपका फोरफीचर रीइश्यू नहीं है, जो सबसे ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज थी शेयर्स में, वो यहाँ पे नहीं है. डिफरेंट चीजें सीखेंगे. ओके, क्लोजिंग द टॉपिक, डिबेंचर्स इज एन इजी चैप्टर इफ डन विद कंसिस्टेंसी. ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होंगे बट बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े इजी कॉन्सेप्ट्स होंगे. अब क्योंकि इसकी वेटेज है, 8 मार्क्स कम नहीं होते और चैप्टर छोटा है, तो इसकी थ्योरी भी ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है. साथ साथ करेंगे, एक ही क्लास में पूरी थ्योरी खत्म हो जाएगी इसकी. ध्यान से देखिए, पहला सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर्स. शेयर्स और डिबेंचर्स में सबसे बेसिक फर्क ही क्या होता है. शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. दोनों क्या है, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है. कंपनी को बिजनेस करना था,
उनको पैसा चाहिए। तो पैसा रेज करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है, कंपनी बैंक से लोन बोरो कर सकती है, कंपनी डिबेंचर्स इशू कर सकती है। तो डिबेंचर इज नथिंग एल्स बट अ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। इट इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, कि मैं रिटर्न में मैंने आपको 10 लाख बोरो करे आपसे, और एक एग्रीमेंट बना दिया कि आपको एक फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज का एक डिबेंचर है, 1000 रुपीज का, मेरी मर्जी में जितने मर्जी का, तो यूनिट्स कितनी हो गई, 100 यूनिट्स हो गई ऑफ 1000 रुपीज वर्थ ऑफ डिबेंचर। तो मैंने आपको कितने डिबेंचर्स दिए, 100 डिबेंचर्स दे दिए। एक डिबेंचर कितने का था, 1000, तो उससे 1 लाख आ गए, मैंने 1000 डिबेंचर्स दे दिए। अगर मैं 10 लाख रुपीज रेज कर रहा था, मैं आपसे लोन ही बोरो कर रहा हूं, जिसके बदले में आपको क्या दे रहा हूं, एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। बट आप यूनिट्स परचेज कर रहे हो किसकी, डिबेंचर्स की। तो एज अ डिबेंचर होल्डर यू आर बाइंग डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंपनी, कंपनी इज इशूइंग डिबेंचर्स। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इशूइंग डिबेंचर्स? कंपनी डिबेंचर्स क्यों इशू कर रही है, पैसा रेज करने के लिए। तो सर शेयर्स भी तो इशू करे थे पैसा रेज करने के लिए, तो क्या दिक्कत हो गई, शेयर्स क्या कम बढ़ गए थे? जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो वो अपनी ओनरशिप डाइल्यूट कर रही है। जब कंपनी शेयर्स इशू करती है, तो अगर मैं शेयर्स इशू कर रहा हूं तो मैं अपनी कंपनी का उतना हिस्सा आपको दे रहा हूं। तो जब कंपनी शेयर्स इशू कर रही है तो कंपनी अपनी ओनरशिप डाइल्यूट कर रही है, तो वो एक लिमिट तक ही ओनरशिप डाइल्यूट करना चाहेगी। ऑप्टिमम मिक्स, कैपिटल स्ट्रक्चर, बिजनेस स्टडीज, डेट इक्विटी मिक्स। तो कुछ पैसा शेयर से रेज करना चाहिए, कुछ पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट से। डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, पैसा रेज कर रहे हैं, तो डिबेंचर्स जब इशू कर रहे हैं तो मैं आपसे लोन ले रहा हूं, आपको कोई कंपनी में हिस्सा नहीं मिल रहा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। जो आपने मुझे लोन दिया, डिबेंचर्स जो आपने परचेज करे उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। शेयर्स अगर खरीदे होते तो आपको डिविडेंड मिल रहा होता। सर लेकिन कंपनी का तो समझ आ गया कि कंपनी शेयर्स ज्यादा इसलिए इशू नहीं करना चाहेगी कि उनकी ओनरशिप डाइल्यूट हो रही है। बट लोग तो शेयर्स ही खरीदना चाहेंगे, क्योंकि जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो उनको कंपनी की ओनरशिप मिल रही है। तो एज एन इन्वेस्टर डिबेंचर्स क्यों खरीदना चाहेंगे, कि जिसमें वो पैसे भी दे रहे हैं और कंपनी में कोई हिस्सा नहीं मिल रहा। बेटा जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो शेयर्स पे मिलता है आपको डिविडेंड। डिविडेंड डिपेंड करता है प्रॉफिट्स पे, ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, आपको डिविडेंड हाई मिल जाएगा। प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो जीरो डिविडेंड मिलेगा, नहीं मिलेगा। बस वो एक एक्सेप्शन होती है, प्रेफरेंस शेयर्स में कैटेगरी होती है जिसमें क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होता है जिसका डिविडेंड मिलता है फिक्स्ड रेट पे। बाकी नॉर्मली इक्विटी शेयर्स में डिविडेंड इज लिंक्ड विद द प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स होंगे तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा, नहीं होंगे नहीं मिलेगा। बट डिबेंचर्स दे कैरी अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिबेंचर्स कैरी अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 10% डिबेंचर अगर उसका नाम है तो आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हो गया, फिक्स्ड रिटर्न है, गारंटीड रिटर्न है, मिलेगी ही मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का मतलब होता है मैंडेटरी पेमेंट। कंपनी प्रॉफिट्स कमाए या ना कमाए, डिबेंचर होल्डर्स को फर्क नहीं पड़ता, उनको अपना इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, जितना भी उन्होंने लोन दे रखा है उसको। ऑन दी अदर हैंड डिविडेंड ऑन शेयर्स इज एन अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स होंगे तो डिविडेंड मिलेगा, नहीं होंगे तो नहीं मिलेगा। तो नाउ एज एन इन्वेस्टर आप क्या खरीदना चाहेंगे, शेयर्स, मतलब किस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, किस इंस्ट्रूमेंट में, शेयर्स में या डिबेंचर्स में? डिबेंचर्स में। रीजन फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न। अभी मैं आपको कुछ और एडवांटेजेस बताना भूल गया। डिबेंचर्स दे आर अ सिक्योर्ड फॉर्म ऑफ डेट। सिक्योर्ड फॉर्म ऑफ डेट का मतलब होता है कि कल को कंपनी डूब गई तो आपका पैसा सिक्योर्ड है, कंपनी को अपने एसेट्स बेच के भी आपके पैसे देने पड़ेंगे। एक और बहुत बड़ी एडवांटेज कि आपका पैसा सिक्योर्ड है। शेयर्स में क्या है, कल को कंपनी डूब गई, आपने कितने का खरीदा था कुछ, आपको तो लास्ट में पेमेंट मिलेगी, और वो भी क्या फेस वैल्यू तक ही आपको मिल सकता है। बट क्या आपने शेयर्स तो खरीदे होंगे इशू प्राइस पे,
जो भी आपने रेट खरीदा होगा उससे कंपनी को कोई लेना देना नहीं है, फेस वैल्यू तक ही लाइबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है और हो सकता है कुछ भी ना मिले। शेयर होल्डर्स आर पेड एट द एंड, सीक्वेंस ऑफ रीपेमेंट होता है, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज, फिर डिबेंचर्स, डिबेंचर्स आर आल्सो थर्ड पार्टीज, डिबेंचर होल्डर्स आर थर्ड पार्टीज। तो पहले डिबेंचर होल्डर्स का पैसा दिया जाता है, शेयर होल्डर्स का पैसा लास्ट में दिया जाता है। अगेन आस्किंग द सेम क्वेश्चन, तो एज एन इन्वेस्टर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहोगे या डिबेंचर्स? डिबेंचर्स। क्यों? क्योंकि दे कैरी अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड दे आर अ सिक्योर्ड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। बट आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन शेयर्स, I would not like to invest in debentures. Why? Because debentures carry a fixed rate of return. Shares की return unlimited हो सकती है। और जो सबसे बड़ी एडवांटेज होती है ना शेयर्स खरीदने की, शेयर्स आर परचेज फॉर टू रीजंस। एक तो डिविडेंड, जो कि बहुत इनसिग्निफिकेंट रीजन होता है। मेजर रीजन इज कैपिटल अप्रिसिएशन। मेजर रीजन फॉर इन्वेस्टिंग इन शेयर्स इज कैपिटल अप्रिसिएशन। आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हो इस उम्मीद में कि कंपनी के शेयर के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, कंपनी के शेयर के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अब कल न्यूज आई कि शायद स्पाइसजेट को लोन मिल जाएगा एडिशनल, अभी बहुत बड़ी दिक्कत में चल रही है, शॉर्टेज ऑफ फंड्स है। उनकी न्यूज आई कि उनको बैंक से हो सकता है कि लोन मिल जाए, कुछ पॉलिसी उन्होंने चेंज करी जिसकी वजह से उनको 1000 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। आज वो शेयर्स 8% बढ़ गया, 8%। तो 8% डिबेंचर्स मतलब होता है कि अगर आपने 1 साल के लिए लोन दिया ना तो आपको 1 साल में कितने मिलेंगे? 8% रिटर्न मिलेगी 1 साल में। और शेयर्स में क्या हुआ? एक कोई पॉजिटिव न्यूज आई, 8% शेयर के प्राइसेस बढ़ गए। कुछ कुछ शेयर्स पिछले 3 महीने में 50% बढ़ चुके हैं, 100% बढ़ चुके हैं। अदानी के काफी सारे शेयर्स हैं जो 1000% बढ़ चुके हैं पिछले 3 साल में। ऐसी थोड़ी ना अदानी जी कहां से कहां पहुंच गए, 1000% शेयर्स की वैल्यू बढ़ चुकी है पिछले 2-3 साल में। 1000% का मतलब समझते हो? मतलब अपनी जिंदगी भर में भी अगर आपने एफडी लगा रखी है तो 1000% रिटर्न नहीं आएगी कभी, मतलब जिंदगी भर भी आपके पैसे इन्वेस्टेड रहे तो। एफडी की रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, ठीक है ना पॉइंट। तो नाउ आस्किंग द सेम क्वेश्चन, वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट इन शेयर्स और डिबेंचर्स? ये हुई भैया, मतलब सिक्योरिटी ज्यादा डिबेंचर्स में ही है, गुड, उसमें कोई जरूरी नहीं होता क्योंकि रिस्क है ना, जिस स्पीड पे शेयर के प्राइसेस बढ़ सकते हैं उस स्पीड पे शेयर के प्राइसेस गिर भी सकते हैं। तो शेयर्स में रिस्क होता है, तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हाई हो तो शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, अदरवाइज डिबेंचर्स, अदरवाइज डिबेंचर्स। क्योंकि डिबेंचर्स में एटलीस्ट ठीक है आप रॉकेट की स्पीड पे ग्रो नहीं करोगे लेकिन नुकसान तो नहीं हो रहा ना, मेरा प्रिंसिपल सिक्योर्ड है और मुझे फिक्स रेट ऑफ रिटर्न भी मिलेगा। बट यू शुड ऑलवेज डाइवर्सिफाई, यू शुड ऑलवेज डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए। एज एन इन्वेस्टर भी ऑप्टिमम मिक्स होना चाहिए डेट और इक्विटी का। पूरा पैसा इक्विटी में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, पूरा पैसा डेट में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। ये तो बस इक्विटी डेट है, मतलब और बहुत सारी चीजें होती हैं कि करेंसी में होना चाहिए आपका, फॉरेन करेंसी में होना चाहिए, आपके बुलियन मतलब गोल्ड या सिल्वर में होना चाहिए। तो एक्चुअल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो वो होता है कि इक्विटी में भी, डेट में भी, गोल्ड में भी, सिल्वर में भी, अब तो कॉपर में भी, और डॉलर्स में भी, पाउंड्स में भी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है। और रियल एस्टेट में भी, रियल एस्टेट टिकट साइज हाई होता है तो इसीलिए, मतलब प्रॉपर्टीज नॉर्मल अच्छी प्रॉपर्टीज शुरू ही 50, 60, 70 लाख से होती हैं तो होता ही होगा ना। लेकिन अगर आपके पास 1 लाख भी है तो भी आप उसको इक्विटी डेट में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। पॉइंट इज आपको ये चीजें अच्छे से अंडरस्टैंड करनी आनी चाहिए कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, बोथ फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इन्वेस्टर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। और लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, अगर पैसा कमाओगे तो पैसा इन्वेस्ट भी करना चाहिए, क्योंकि अगर पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो आप बस जो मेहनत कर रहे हो उसी से पैसा कमाए जा रहे हो। जो पैसा कमा लिया, पैसा पैसा कमा के तब देगा अगर आपने सही इन्वेस्टमेंट करी, तो आपका पैसा भी आपको पैसा कमा के देगा। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट्स के जो ऑप्शन है, जो बेसिक एटलीस्ट हमारे कोर्स में उतने तो हमें पता होने चाहिए। ओके, सो कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, अपना जो कंटेंट से रिलेटेड है, कोर्स से रिलेटेड है, डिबेंचर
होता क्या है। तो जनरल इंट्रोडक्शन देनी थी, शेयर्स, डिबेंचर्स, शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स। अब एक्चुअल कहानी पे आते हैं। डिबेंचर is a written instrument or a document issued by the company acknowledging, मान रहे हैं कि हाँ हमने आपसे इतना पैसा लिया, acknowledging the borrowing, the terms of repayment of principal and the interest at a specified rate are stated in the document। इस पर लिखा जाएगा कितने टेन्योर का है। शेयर्स आर इररिडीमेबल, एक और छोटी सी बात बताना भूल गया था कि शेयर्स आर इररिडीमेबल, मतलब जिंदगी भर जब तक कंपनी एग्जिस्ट करती है ना, आप कंपनी से जाके अपने पैसे वापस नहीं मांग सकते शेयर्स के, आप स्टॉक मार्केट में बेच सकते हो। तो शेयर्स आर इररिडीमेबल ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी। कंपनी चाहे तो अपने शेयर्स बाय बैक कर सकती है, आप चाहो तो कंपनी से अपने पैसे वापस नहीं मांग सकते, मेरा पैसा तो ब्लॉक हो जाएगा। नहीं बेटा, आप शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट पे कभी भी सेल कर सकते हो जब मार्केट ओपन है ऑफ कोर्स। तो शेयर्स आर इररिडीमेबल बट डिबेंचर्स आर रिडीमेबल। डिबेंचर्स का फिक्स टेन्योर होता है, 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स, कुछ भी हो सकता है। तो वो कह रहे हैं कि वो स्टेटेड होगा, वो स्टेटेड होगा अपने एग्रीमेंट में, जो रिटन एक्नॉलेजमेंट आप दे रहे हो कि कितने टाइम में पैसे वापस मिल जाएंगे, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो क्या चीजें स्टेटेड है, ऑब्वियसली अमाउंट, rate of interest and tenure of debentures. So as a definition, debentures include debenture stock, bonds, any other instrument of the company evidencing a debt। evidencing a debt मतलब evidencing a borrowing, ये borrowing है। शेयर्स जब आप इशू कर रहे हो, जो आप पैसे रेज कर रहे हो, वो आपकी बोरोइंग्स नहीं है, वो आपकी बोरोइंग्स नहीं है, वो ओनर्स फंड्स हैं, इक्विटी का पार्ट होता है, इक्विटी। डेट नॉन करेंट लाइबिलिटीज में आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में वो अभी बात की बात है, बट इक्विटी कहाँ जाता है, शेयर होल्डर्स फंड्स में। ये सर नो इतना पता है ना, हम कर चुके हैं। इक्विटी, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स पे पहले शेयर कैपिटल आता है, फिर रिजर्व सरप्लस। पॉइंट इज शेयर से जो आपने पैसा रेज करा है वो आपकी लायबिलिटी नहीं है, वो आपका अपना पैसा है। शेयर होल्डर्स ओनर्स हैं, वो इक्विटी है। इंटरनल लायबिलिटी, यस इट इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी, शेयर होल्डर्स फंड्स। ऑन द अदर हैंड डिबेंचर्स इशू करके जो पैसा आएगा वो आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी है, वो नॉन करेंट लायबिलिटीज। जब रिडीम होने वाले होंगे वो सब अभी हम देखेंगे कि कब वो करेंट लायबिलिटीज में आ जाएंगे। कि मैंने 5 साल के लिए लोन लिया था, 4 साल हो गए, अब 1 साल बचा है, तो अब वो करंट लायबिलिटी बन जाएगी ना, वो तो बात की बात है। द पॉइंट इज डिबेंचर, मनी रेज थ्रू इशू ऑफ डिबेंचर्स इज अ लायबिलिटी। शेयर्स इशूड वो आपका अपना इक्विटी का पार्ट है, शेयर होल्डर्स फंड्स का पार्ट है। डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी एविडेंसिंग अ डेट, whether constituting a charge on the assets of the company or not। वो जरूरी नहीं है कि आपने कोई स्पेसिफाई कर रखा हो कि किन एसेट्स के अगेंस्ट सिक्योर्ड है, तो भी आ जाएगा कि एक फिक्स चार्ज होता है, एक फ्लोटिंग चार्ज होता है। रिटन एक्नॉलेजमेंट में, डिबेंचर में ये स्पेसिफाइड है कि अमाउंट कितना है, रेट कितना है, टेन्योर कितना है। आप डेट एक्नॉलेज कर रहे हो, ये जरूरी नहीं होता एक्नॉलेज करना कि ये किस चीज के अगेंस्ट सिक्योर्ड है। इट कैन बी अ फिक्स चार्ज, इट कैन बी अ फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज होता है कि कुछ फिक्स्ड एसेट्स के अगेंस्ट वो सिक्योर्ड है। फ्लोटिंग चार्ज कह रहे डेटर्स, स्टॉक, कहीं से भी आपके पैसे आपको मिल जाएंगे, वो हमारी जिम्मेदारी। फिक्स चार्ज मतलब फिक्स्ड एसेट्स के अगेंस्ट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, उनके अगेंस्ट सिक्योर्ड है डेट। सो सेक्शन 2 सबसेक्शन 30, तो डेफिनेशन हमें याद होना चाहिए, सेक्शन भी पता होना चाहिए। सेक्शन 2 सारे डेफिनेशन सेक्शन 2 में होती हैं, तो यहाँ पे सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 डिफाइंस डिबेंचर्स। किस एक्ट का, कंपनीज एक्ट 2013। A debenture is a document given by a company as an evidence of a debt to the holder, usually arising out of a loan and most commonly secured by a charge. The person to whom debentures are issued are called debenture holders. तो फर्म से बेटर हमारे लिए यूज करना होगा कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन। तो अगर आएगा डिफाइंड डिबेंचर्स, यूज द डेफिनेशन ऑफ कंपनीज एक्ट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो अभी हमने सर सुना मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स। तो मीनिंग
के साथ क्या करेंगे, जितनी बातें हमने इतनी सुनी तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपके साथ साथ ही कवर हो जाएंगे, जितनी बातें मैंने बताई है ना कैरेक्टरिस्टिक्स उसी में कवर हो जाएंगे। डिबेंचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, certificate acknowledging borrowing by the company. So keyword is borrowing, and the second keyword is it is a written document. तो written document, written certificate, एक कागज का टुकड़ा मिलेगा आपको, मतलब now it can be online as well, but मतलब आपको कुछ document मिल रहा है। क्या क्या mentioned है, mode and period of repayment of principal and interest will be specified. Rate of interest on the debentures is specified. It is practice to prefix debentures with the rate of interest. Prefix, तो मैं जो debentures issue कर रहा हूँ 7% debentures, इसका मतलब these debentures carry an interest rate of 7%. 10% debentures, इसका मतलब these debentures carry a rate of interest of 10%. तो उनका नाम ही वही होता है, 12% debentures, 10% debentures, कितना वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैरी कर रहे हैं, वो डिबेंचर्स की बात हो रही है, उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, मतलब उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कैरी कर रही है। It is a borrowing of the company. It is normally secured by way of charge on the assets of the company. Interest, very, very important point. Interest on debentures is a charge against profits. Charge against profits matlab it is a mandatory, compulsory payment. Profits हो या ना हो, interest देना जरूरी होगा। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं पार्थी, as an investor, would you invest in shares or debentures? आवाज आ रही है शाश्वता? Are you there, Shashwata? Yes, sir. Okay. As an investor, would you invest in shares or debentures? Debentures. Very good. जल्दी बदल गया, गुड। अच्छा, आप लिखेंगे इट डिपेंड्स ऑन द, वो तो जो मैंने ऑप्टिमम मिक्स बोला वो तो रियल लाइफ के लिए हो गया। थ्योरेटिकली अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप बोलेंगे इट डिपेंड्स ऑन द risk taking capacity. It depends on the risk taking capacity of the investor. खत्म नहीं हुई बात। If the risk taking capacity is high, तो आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? शेयर्स। If the risk taking capacity is low, तो आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? डिबेंचर्स। ये तो हो गया इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एज अ कंपनी और a company should raise money through shares or debentures. तो यहां पे आ जाएगा ऑप्टिमम मिक्स। ऑप्टिमम मिक्स होना चाहिए। अब मिक्स ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, इशूइंग शेयर्स डाइल्यूट्स ओनरशिप, तो ओनरशिप डाइल्यूट होती जा रही है, उतना हिस्सा मैं फोरगो करे जा रहा हूँ। इशूइंग डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स में क्या नुकसान है? डिबेंचर्स में तो आप ओनरशिप ही नहीं दे रहे किसी को, कोई नुकसान नहीं है। तो लायबिलिटी क्या? कॉस्ट है ना, कॉस्ट इन्वॉल्व जो है वो फिक्स्ड है, इसको बोलते हैं दे कैरी अ फाइनेंशियल रिस्क। दे कैरी अ फाइनेंशियल रिस्क, इसके लिए टर्म यूज करी जाती है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क क्यों? फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट is to be paid.
फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टू बी पेड। आपके पास प्रॉफिट्स हो या ना हो, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अगर नुकसान में चल रहे हो और डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं तो फर्दर डिटेरियोरेट हो जाएगी कंपनी की पोजीशन, क्योंकि इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, लॉसेस बढ़ते जाएंगे। यू माइट एंड अप इन अ डेट ट्रैप। डेट ट्रैप इज अ सिचुएशन वेयर यू एंड अप बोरोइंग मोर टू रीपे द प्रीवियस डेट्स और द इंटरेस्ट ऑन द प्रीवियस डेट्स। तो अभी हमने सिर्फ सुना मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर्स।